सुने, नया चैप्टर, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। एक दो फीचर्स बता दे इस चैप्टर के पहले, कैरेक्टरिस्टिक। पीजीबीपी पढ़ा, बीच बीच में एक दो दिन नागा कर लिया किसी ने, कोई हाय तौबा नहीं थी। लेकिन अगर इस चैप्टर में एक दिन भी कोई एब्सेंट करेगा तो इस चैप्टर का बंटाधार हो जाएगा। इसमें सारे सेक्शंस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब तक तुम लोग वो सेक्शंस पढ़ रहे थे, ये सेक्शन 33A B, ये ABA है, ये 36 है, ये 37 है, ये सब अलग अलग। इसमें सारे सेक्शंस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अगर कहीं छूटा तो फिर मेहनत डबल हो जाएगी। हमसे तो नहीं छूटेगा तुम लोग अपना अपना देख लो चले, तो ये बेसिक फीचर बताना जरूरी होता है। और इसमें टोटल 11 to 12 क्लासेस चलेंगी। कितनी? 11 से 12 क्लासेस। जैसे पीजीबीपी में 15, 16, 17 के अंदर चलती हैं, इसमें भी 11 से 12 लेक्चर्स चलते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर कैपिटल गेन। हम लोगों ने जो अब तक देखा, फर्स्ट हेड ऑफ इनकम था सैलरी, सेकंड था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड वन वाज योर पीजीबीपी, एंड दिस इज योर फोर्थ हेड ऑफ इनकम, दैट इज नोन एज कैपिटल गेन्स। हिंदी में इसको पूंजीगत लाभ भी बोलते हैं। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस वन चैप्टर विल गो अहेड द लास्ट वन हेड ऑफ इनकम नोन एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बट यस, टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट आवर कैपिटल गेन। क्या कहलाता है, क्या होता है कैपिटल गेन? सेक्शन 45 इज द चार्जिंग सेक्शन। जिस तरह सैलरी में चार्जिंग सेक्शन था सेक्शन, जिस तरह हाउस प्रॉपर्टी में चार्जिंग सेक्शन था सेक्शन, जिस तरह पीजीबीपी में था, इसमें हमारा है बेसिकली ये 1 कहते हैं हम इसको। ठीक है ना, पक्की बात? चले आगे। इसी तरह यहां पर आएगा, रहने देते हैं आएगा तो आराम से बताएंगे, कहीं टेंशन ले रहे हैं सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन, सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी का 22, पीजीबीपी का 28, कैपिटल गेन का 45 1 और अदर सोर्सेज का 56। चलें, क्या कहता है ये चार्जिंग सेक्शन? एनी प्रॉफिट और गेन arising from transfer of a capital asset shall be charged to tax under the head capital gains in the same previous year in which transfer took place। तुम लोग का ये एक ही लाइन में है, मैंने अलग अलग पार्ट में तोड़ कर दिया है सामने। Any profit or gain arising from transfer of a capital asset shall be charged to tax under the head capital gain in the same previous year in which the transfer took place। मतलब क्या निकला? ये कहता है कि अगर ये दो कंडीशन तय हो जाएं तो हम कैपिटल गेन में जाएंगे। अगर ये दो शर्तें पूरी हो जाएं तो हमारे ऊपर कैपिटल गेन हेड में टैक्स लगेगा। अगर ये दो शर्तें पूरी हो जाएं, ट्रांसफर होना चाहिए कैपिटल एसेट का, बस, तो कैपिटल गेन लग जाएगा। इफ देयर इज अ ट्रांसफर एंड ट्रांसफर मस्ट बी ऑफ अ कैपिटल एसेट,
देन द कैपिटल गेन शैल अराइज। तो दो चीजें याद रखनी है, ट्रांसफर हो और कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो, ट्रांसफर हो और कैपिटल एसेट का ट्रांसफर हो, तो हमारा कैपिटल गेन अट्रैक्ट कर जाएगा। तो एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। कभी कभी टेकन प्लेस भी बोलते हैं, इन विच द ट्रांसफर टेकन प्लेस, टुक प्लेस टेकन प्लेस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, क्लियर हुआ ये। अब हमें अगर ये पता चल जाए व्हाट डज इट मीन्स ट्रांसफर का मतलब क्या है और कैपिटल एसेट का मतलब क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कैपिटल एसेट। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ये डिफाइन करता है किसको, कैपिटल एसेट को, और सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 बेसिकली 2 के साथ क्लॉज आता है, लेकिन हम बात बोल दिए, हमको माफ करना, हम बार बार सबसेक्शन ही बोलेंगे। इसको हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। तो हमें ये दो डेफिनेशन से समझनी जरूरी है। एक बार अगर ये दो डेफिनेशन समझ में आ गई तो हमें ये समझ में आ जाएगा किस किस पर कैपिटल गेन लगेगा। हमारे लिए इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना चीजों को कि कैपिटल गेन कब लगेगा और कब नहीं। क्लियर। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 की। ये कहता है, देखो इधर, पहला, कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो। क्या बोला मैंने, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो इमूवेबल हो, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड बाय एन एसएससी वेदर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द एसएससी और नॉट। बात खत्म। हम तुम लोग को यहां पढ़ा रहे हैं, ये बिल्डिंग बिजनेस की है, इसको अगर मैं ट्रांसफर कर दूं तो कैपिटल गेन होगा। हाँ, कैपिटल एसेट है, अभी देखेंगे, अभी और देखेंगे, कैपिटल एसेट है, ट्रांसफर हो रहा है, कैपिटल गेन लग जाएगा। पक्की बात है। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, सर ये फर्नीचर, फर्नीचर कैपिटल एसेट है, इसको मैं ट्रांसफर कर दूं तो कैपिटल गेन लग जाएगा, लग जाएगा। घर की बिल्डिंग है, घर, उसको ट्रांसफर कर दें, घर की बिल्डिंग है, उसको ट्रांसफर कर दें, लग जाएगा, लग जाएगा। घर का फर्नीचर है, उसको ट्रांसफर कर दें, घर का फर्नीचर है, उसको ट्रांसफर कर दें। अब बोलें, सुनो, कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे वो बिजनेस की हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो। अब दिमाग मत लगाने लगना, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, अभी भी गलत जगह जाएगा दिमाग। मैंने कहा अगर कोई प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो, उसके ट्रांसफर पर कैपिटल गेन लग जाएगा। तो कैपिटल एसेट के मीनिंग बता रहा हूं, ट्रांसफर की डेफिनेशन नहीं बता रहा। अभी ट्रांसफर की डेफिनेशन देखेंगे थोड़ी देर बाद। कैपिटल एसेट मीन्स एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, वेदर कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द एसएससी और नॉट, आर कैपिटल एसेट। यानी इसने सबको शामिल कर लिया, लगभग लगभग इसने सबको शामिल कर लिया। पक्की बात, ध्यान से सुनना। दूसरा, तो अभी तक तो ये घर का फर्नीचर भी मेरा शामिल हो गया इसके हिसाब से, लेकिन अभी सुनना पूरा नहीं खत्म हुआ। दूसरा, जो एफआईआईज होते हैं ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो हमारे एफआईआईज होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो हमारे यहाँ सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं, शेयर डिबेंचर सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं। उनको एक बेनिफिट दिया गया है, even though they held the securities as a stock in trade। उनका काम ही है शेयर्स को खरीदो बेचो पैसा कमाओ, शेयर को खरीदो बेचो पैसा कमाओ, that is the business of them। even though they have their business in the nature of transactions of purchase and sale of the securities,
उसके बावजूद उन FIIs के लिए वो सिक्योरिटीज कैपिटल एसेट मानी गई हैं। क्या मानी गई हैं? स्टॉक नहीं माना जाएगा उनके लिए। पूछो जरा पूछो क्यों? वो इसलिए माना गया है ताकि उनको टेंशन ना हो बिजनेस का, वो सीधे सीधे अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करें। ठीक है ना? वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ के शेयर और सिक्योरिटीज में पैसा लगाएं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा करें। क्लियर हुआ? तो any security held by a FIIs which has invested in such securities in accordance with the SEBI guideline, even though they hold their shares or securities as a stock in trade, but those shares or securities will be treated as a capital asset in the hands of the FIIs. क्लियर हुआ? पक्की बात। दो चीजें मैंने बताई। कैपिटल एसेट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ एनी नेचर, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, whether connected with the business of the SSE or not. First. Second मैंने बताया asset means securities held by FIIs. Third, ये दोनों नहीं थे पहले, ये इधर ही हाल ही में जोड़े गए हैं। थर्ड क्या बोलता है? बोलने दो। यूलिप का नाम सुना है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। क्या बोलते हैं उसको? ये होता क्या है? आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, शेयर्स खरीदते हैं, सिक्योरिटीज खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। हाँ या ना? आप इंश्योरेंस लेते हैं, पॉलिसी लेते हैं नहीं लेते? उसका क्या पेमेंट करते हैं? प्रीमियम। इन्वेस्टमेंट किया, प्रीमियम अलग अलग होते हैं, लेकिन चालाकी दिखाई इन इन्वेस्टमेंट कंपनीज ने, इन इंश्योरेंस कंपनीज ने। ये एक नया सिस्टम ले आए, दोनों को जोड़ करके बोला यूलिप। आपके पास कोई इंश्योरेंस एजेंट आएगा, कहेगा सर जी आप हर महीने 20,000, हर साल 20,000 25,000 लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, 50,000 लगाइए हर साल। आपका इन्वेस्टमेंट भी होगा और जब डेथ होगी तो आपके घर वालों को इतना पैसा भी मिलेगा, यानी पॉलिसी भी साथ में दे रहा है। अरे नहीं समझे मेरी बात? वो हमसे हर महीने या हर साल, चलो मान लेते हैं साल भर में वो हमसे 50,000 इन्वेस्ट करवा रहा है, कह रहे 50,000 डालो। करवाने क्या आया था? इंश्योरेंस। और हमसे क्या करे? 50,000 इन्वेस्ट करो। करवाने क्या आया था? और बोल क्या रहा है? इन्वेस्ट करो। कहता है कि इसको इन्वेस्ट करने से ना आपको हर साल फायदा मिलेगा, आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेंगी, सिक्योरिटीज की वैल्यू बढ़ेंगी, इतना डिविडेंड मिलेगा, इतना इंटरेस्ट मिलेगा, ये भी बोल रहा है। और साथ साथ बोल रहा है जब डेथ हो जाएगी ना तो आपके घर वालों को इतनी पॉलिसी का पैसा भी मिलेगा। तो इंश्योरेंस भी हो गया और इन्वेस्टमेंट भी हो गया। इन दोनों को जब मिला करके कोई हम पैसा लगाते हैं तो उसको हम यूलिप का नाम देते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। दिस इज द मिक्सचर। पक्की बात है? तो हुआ क्या कि जबकि इंश्योरेंस कंपनी का काम जो है वो प्रीमियम का पैसा लेना है, इन्वेस्टमेंट करवाना, लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनी इस पर ज्यादा तवज्जो दे रही है। किस पर? और लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा इस पर डाल रहे हैं। तो कहा गया कि भैया यूलिप के नाम पर पैसा लगा करके आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने कैपिटल एसेट में पैसा नहीं लगाया। आपने एसेट पे पैसा लगाया है। कहां पैसा लगाया है? एसेट में इन्वेस्टमेंट की हो ना। लेकिन कौन करवा रहा है? इंश्योरेंस कंपनी। क्या करवा रहा है? इन्वेस्टमेंट। अजीब नहीं लग रहा? तो वो इन्वेस्टमेंट मेरी कैपिटल एसेट है या नहीं है? अगर प्योर इन्वेस्टमेंट होता तो हम कैपिटल एसेट मानते कि नहीं? शेयर सिक्योरिटीज क्या है? सर कैपिटल एसेट है, बात खत्म। लेकिन अब इंश्योरेंस के नाम पर आप इन्वेस्टमेंट करवाओगे और कहोगे वो एसेट नहीं है, तो कौन सी बात होती? गलत बात है। तो कहा गया जो इसका हम बेनिफिट देते हैं इंश्योरेंस का, सेक्शन 1010D में देते हैं। कहां देते हैं? तो अगर कोई पॉलिसी इसमें कवर नहीं है यूलिप की, मान लो 2.5 लाख से ऊपर की पॉलिसी है, कितने रुपए की ऊपर की पॉलिसी, तो उसको हम इसमें मान लेंगे कैटेगरी में। छोटा मोटा चलो मान लेते हैं इंश्योरेंस है, 2.5 लाख से ज्यादा पैसा लगा रहे हो, मेरी बात समझना, 2.5 लाख से, तो भैया हम क्या मान लेंगे? वही दिया है, एसेट मान लेंगे। एनी यूलिप इश्यूड, ठीक है, टू विच एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल,
ऑन अकाउंट ऑफ प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ 2.5 लाख, नॉट इन एक्सेस ऑफ, सॉरी, एक्सीडिंग 2.5 लाख। अगर 2.5 लाख रुपए से प्रीमियम आप जमा कर रहे हो ज्यादा इन्वेस्टमेंट के नाम पे, आप कर रहे हो, ये इंश्योरेंस है, हम कैसे मान लें इंश्योरेंस है, 2.5 लाख से ज्यादा है भाई, तो हम इसको इन्वेस्टमेंट मानेंगे और इसको कैपिटल एसेट में लेंगे। 1010D में इसका बेनिफिट नहीं देंगे। यानी जो चीज 1010D में बेनिफिट नहीं मिलेगा, 1010D में जाओगे तो 3 चीजें मिलेंगी वहां पर। अच्छा खासा टॉपिक है वो, तुम लोगों के लिए अभी पढ़ाना उचित नहीं है, ठीक है। उसमें परसेंटेज बेसिस पर भी है, कैप दिया हुआ है, फिर अमाउंट बेसिस पर भी दिया हुआ है, शेयर सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट का, इंश्योरेंस प्रीमियम का अलग दिया हुआ है, यूलिप का अलग दिया हुआ है। बात समझ में आई? तो वहां पर अच्छा खासा टॉपिक है, छोड़ देते हैं अभी इसको, केवल इतना समझो 1010D जो ने कवर नहीं किया है, जिसको 1010D ने कवर नहीं किया है वो यहां पर आ जाएगा। अगर मैंने यूलिप में पैसा लगाया और 1010D ने कवर नहीं किया और प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से ऊपर है तो कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा। 3 चीजें बताई मैंने कैपिटल एसेट में, पहले केवल पहली लाइन पढ़ करके छोड़ देते थे, अब क्या है 3 चीजें पढ़ते हैं। कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, whether movable or immovable, whether connected with the business of the SSE or not, the first one. Second thing, capital asset means securities held by FIIs. Capital asset means ULIP, which are not covered under section 1010D and are in excess of 2,50,000 as an insurance premium. हाँ है ना, ये 3 चीजें कवर हो गई। यहाँ पर वही सब चीज लिखा है। यूलिप का मतलब मैंने बता दिया, जिसमें इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों होता है। अब ये बताने के लिए सुन लो, ये जो एसी है कैपिटल एसेट है कि नहीं? ये कैमरा, लैपटॉप, फर्नीचर, गुर्दा, फेफड़ा, किडनी, पंखा, दरवाजा, अरे मतलब क्या क्या गिनाए तुमको, थक जाएंगे, थक जाएंगे। ये काउंट करवाने से अच्छा है हम ये बता दें क्या नहीं है, ठीक है ना? अगर हम ये बता दें ये चीजें कैपिटल एसेट नहीं है तो इनके अलावा कोई भी होगा कैपिटल एसेट हो जाएगा। तो ह्यूमन ऑर्गन्स वैसे भी नहीं लिखा है, वो इलीगल काम है, तो वो याद रखना, ठीक है। तो किडनी फेफड़े मत ले आना यहाँ पर। कैपिटल एसेट में क्या क्या नहीं है वो बताया गया। पहला, कोई भी स्टॉक इन ट्रेड, अरे भाई जाहिर सी बात है स्टॉक इन ट्रेड है तो पीजीबीपी में जाएगा, कैपिटल एसेट में क्या करने आएगा? अगर कोई स्टॉक इन ट्रेड है उसके खरीदने बेचने पर कोई प्रॉफिट होगा तो पीजीबीपी, अभी तो पढ़ा था, उसमें जाएगा, इधर क्या करेगा? उसको हटाओ कैपिटल एसेट। अगर मेरा काम जमीनों को खरीदना और बेचना है तो मेरा स्टॉक क्या है? स्टॉक है, तो कहां जाएगा? पीजीबीपी, भले जमीन क्यों ना हो। शेयर्स को खरीदना बेचना है तो मेरे लिए स्टॉक है, यहां क्या कर रहे हो? उधर जाओ। एफआईआईस को छोड़ देना, अभी बताया मैंने, एफआईआईस को छोड़ देना, वो यहीं पर आएगा। क्लियर हुआ? तो स्टॉक इन ट्रेड मेरा कहां जाएगा? पीजीबीपी में, कैपिटल एसेट में शामिल नहीं होगा। ये मैंने बोला एफआईआईस को छोड़ दो, देखो इसने भी कहा छोड़ दो। दूसरा, पर्सनल इफेक्ट्स ऑफ अ मूवेबल नेचर। ओके, गॉट इट। कैपिटल एसेट क्या नहीं है? पर्सनल इफेक्ट्स। किस नेचर के? मूवेबल नेचर के। पर्सनल इफेक्ट्स कैपिटल एसेट नहीं माने जाते। किस नेचर वाले? इसका मतलब पर्सनल इफेक्ट इमूवेबल होंगे तो वो कैपिटल एसेट होंगे। यानी मेरी घर जो है वो भी कैपिटल एसेट है क्योंकि वो इमूवेबल नेचर है। तो ये पर्सनल इफेक्ट क्या होता है ये बताओ। ये जो कपड़े पहने हुए ये क्या है? ये कॉपी किताब क्या है? पर्सनल इफेक्ट। घर पे फर्नीचर यानी जो जिस टेबल बेंच पर लिखते हो पढ़ते हो वो क्या है? जिस थाली में खाना खाते हो उसमें जिस थाली में खाना खाते हो क्या है? पर्सनल क्या? आने दो, आगे ना पढ़ो। मैंने क्या क्या बोला? घर की टीवी क्या पर्सनल इफेक्ट है? टीवी
चलो छोड़ दो, कार, कार, BMW, मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, क्या ये पर्सनल इफेक्ट्स हैं? कैपिटल एसेट नहीं मानोगे? हाँ नहीं मानेंगे, अगर वो बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है तो कैपिटल एसेट नहीं, वो पर्सनल इफेक्ट है, बेचो उनको, कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। सोचो, 2-3 दिन मत लगाने से दोनों सोच लेंगे। अगर कार घर की है तो पर्सनल इफेक्ट है, वैल्यू देख करके नहीं जाएंगे आगे। घड़ी सस्ती हो महंगी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ इसीलिए बता रहे तेरे खोल्स को। फर्नीचर वो क्या है? घर का फर्नीचर पर्सनल इफेक्ट है। बर्तन, कपड़े, अलमीरा, पंखा, एसी, फ्रिज, टीवी, कूलर, सब पर्सनल इफेक्ट है। बेचो, कोई कैपिटल। कहां तक सरकार तुम्हारी, टीवी बेचा क्या घर का? अरे कहां तक बर्तन बेच दिया घर का, लाओ चम्मच बेच दिया, अरे कहां तक सरकार दौड़ेगी? अरे हटाओ उन कचरों को। मेरी बात समझ में आई? तो वो कैपिटल एसेट नहीं माने जाएंगे, लेकिन घर जरूर आएगा, बिल्डिंग, क्योंकि वो इमूवेबल नेचर का, इसलिए यहां कवर नहीं होगा। यहां केवल मूवेबल नेचर की ही घर की चीजें पर्सनल इफेक्ट्स आएंगे। पक्की बात है? मैंने क्या क्या बताया? कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ द एसएससी और नॉट। दूसरा मैंने बताया कैपिटल एसेट मींस सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआईज। कैपिटल एसेट मींस यूलिप not covered under section 10DD and the insurance premium payable in excess of rupees 2 lakh, not in excess of, exceeding rupees 2,50,000। is it clear? दोनों में फर्क है। ये हो गया। लेकिन ये नेगेटिव अब लिस्ट बताया कि इसने कैपिटल एसेट में शामिल क्या क्या नहीं होगा, अब हम बता दे रहे हैं आपको। इनको छोड़कर बाकी सारी चीजें कैपिटल एसेट है। पहला स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा पर्सनल इफेक्ट, दूसरा क्या बोला? तीसरा बोलता है एग्रीकल्चरल लैंड, क्या बोलता है? गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड। याद रहेगा? ये 5 चीजें हटा दो, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड भी आ जाएगा, चिंता ना करना। उसी गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड, पर्सनल इफेक्ट्स, स्टॉक इन ट्रेड, एग्रीकल्चरल लैंड, ये हमारे शामिल नहीं होंगे किसमें? कैपिटल एसेट। तो कैपिटल एसेट में अगर ये 6 चीजें हटा दें तो बाकी जो कुछ भी बचा वो सब कैपिटल एसेट है। क्या क्या हटाया गया? स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल इफेक्ट, एग्रीकल्चरल लैंड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड। अगर इन चीजों को हटा दिया जाए तो मेरा बाकी सब कैपिटल एसेट है। फिर वापस आए पर्सनल इफेक्ट पर। अब ये तो समझ गया कौन कौन सी कैपिटल एसेट नहीं है। पर्सनल इफेक्ट पर वापस आते हैं। मैंने कहा घर, मेरे रहने का घर, वो कैपिटल एसेट है क्योंकि वो इमूवेबल नेचर का है। बिल्डिंग बिजनेस की, ये मेरी कैपिटल एसेट है क्योंकि इमूवेबल कुछ भी होगा कैपिटल एसेट होगा। क्लियर हुआ? पर्सनल इफेक्ट का मतलब बताया गया है। ये मत सोच लेना कि घर में जो ड्राइंग रूम में तुमने अपने वॉल पर एक सीनरी टांग रखी है जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है तो वो भी तुम्हारा पर्सनल इफेक्ट होगा, नहीं होगा। ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, मॉनस्क्रिप्ट, आर्ट वर्क, साइंस वर्क, ज्वेलरी, यस। तो जो ज्वेलरी है जो तुम लोग पहनते हो हाँ वो हमारा क्या है? ज्वेलरी। जरूरी है ज्वेलरी को पहना जाए? हैं? गोल्ड का ब्रिक है तो पहनोगे? एक ब्रिक यहाँ पे, एक ब्रिक ऐसे ऐसे करके चलेंगे तो गोल्ड ब्रिक वगैरह ये है, लेकिन उसको हम ज्वेलरी तो मानेंगे। ज्वेलरी का मतलब ये नहीं जो तुम लोग को समझ में आ रहा है। ज्वेलरी का मतलब स्टोन भी आता है, पत्थर। अब 1-1 किलो का पत्थर हो तो गिनने चलेंगे, है कि नहीं? जहां तुम लोग बैठे हो ना, देखो जहां जो तुम फर्नीचर के नीचे हाथ लगा, देखो उसमें एक पत्थर लगा हुआ है, सब में महंगा वाला है ही नहीं अगर लगा होता, मान लो 1 करोड़ का पत्थर होता उसमें स्टोन, तो क्या होता? नहीं, क्या मानते? ज्वेलरी। तो तुम लोग किस पर बैठे हुए हो?
फर्नीचर पर नहीं बैठे हो, ज्वेलरी पर बैठे हो। अब समझ में आई बात। गिलास किसके लिए होता है? पानी पीने के लिए। अगर उसका पेंदा गिलास का हम पूरा गोल्ड करवा दें, 20 लाख रुपए का गोल्ड लगवा दें उसमें, तो ग्लास ग्लास नहीं है, वो ज्वेलरी है। तो हम पानी किस में पियेंगे? ज्वेलरी में पियेंगे। अरे मजाक थोड़ी कर रहे। साड़ी अरे जरी होती है, जरी होता है ना, जरी का काम होता है ना। तो अगर उस पर सोने की जरी कर दी जाए तो क्या है वो? ज्वेलरी। तो उन लोगों ने साड़ी नहीं पहनी, क्या पहनी है? ज्वेलरी पहनी। अब समझ में आ रही है बात। तो ज्वेलरी इज नॉट अ पर्सनल इफेक्ट, दिमाग से निकाल दो। गले में चेन है क्या किसी के गोल्ड? तो ज्वेलरी है, उसको बेचोगे तो कैपिटल गेनराइज हो जाएगा, भले ही चिल्लाते रहो, पर्सनल इफेक्ट है। दूसरा, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, जो पुराने पुराने एंटिक पीस निकलते हैं जमीनों वगैरह से, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस। ड्राइंग, पेंटिंग, आर्टवर्क, स्कल्पचर्स, ठीक है ना। ये हमारे क्या होते हैं? पर्सनल इफेक्ट होते हुए भी पर्सनल इफेक्ट नहीं है, ये जो क्या माने जाएंगे? हमारे कैपिटल एसेट माने जाएंगे। दीज आर नॉट इंक्लूड इन पर्सनल इफेक्ट। अब ये बता दीजिए सर, ज्वेलरी का मतलब क्या होता है? पढ़े? जो तुम लोग पहनते हो उसको हम लोग ऑर्नामेंट्स बोलते हैं। हाँ, हाँ। तो ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और एनी अदर प्रीशियस मेटल। ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और एनी अदर प्रीशियस मेटल और एनी अलॉय कंटेनिंग वन और मोर, यानी इनका मिक्सचर। हाँ या ना? वेदर और नॉट कंटेनिंग एनी प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन, चाहे उसमें कोई स्टोन जुड़ा हो। आजकल क्या है, ज्वेलरी के साथ स्टोन भी लगा रहता है, तो चाहे उसमें ज्वेलरी के साथ स्टोन हो, ऑर्नामेंट्स में स्टोन लगा हो या ना लगा हो, वो ज्वेलरी ही माना जाएगा। एंड वेदर और नॉट, चाहे उसको किसी कपड़े में सिल दिया गया हो या नहीं सिला गया हो, वो ज्वेलरी ही माना जाएगा। क्लियर है? दूसरा, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन, चाहे उस प्रीशियस या सेमी प्रीशियस स्टोन को अलग रखा गया है या किसी फर्नीचर या बर्तन में जोड़ दिया गया है, वो भी ज्वेलरी माना जाएगा। अब समझ में आ रही बात। तो ज्वेलरी में दो चीजें शामिल है, ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर और एनी प्रीशियस और सेमी प्रीशियस मेटल और एनी कंटेनिंग वन और मोर ऑफ सच प्रीशियस और सेमी प्रीशियस मेटल। वेदर और नॉट कंटेनिंग एनी प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन, चाहे उसमें कोई पत्थर लगा हो या ना लगा हो, कीमती पत्थर। अब कोई पत्थर ना उठा लेना, जमीन वाला ये लगा दो। एंड वेदर और नॉट वर्कड और सीन इनटू एनी वियरिंग अपीयरल, चाहे वो किसी कपड़े में सिला गया हो या ना सिला गया हो। दूसरा, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन, चाहे वो किसी फर्नीचर या बर्तन में जोड़ा गया हो या ना जोड़ा गया हो। अब क्लियर हुआ? ये ज्वेलरी माने जाएंगे। अब एक गरीब आदमी, बहुत गरीब था। क्या था? इतना गरीब था कि उसने सोचा अब हम अपनी जान ही ले लेंगे। वो अपने घर के पीछे कब्र खोदने लगा। उसका नाम था बनारसी लाल। हम मिर्च मसाला लगाकर बताते हैं, कटाई का ठीक। तो इसने अपने घर के पीछे कब्र खोदनी शुरू की। थोड़ी देर खोदा था कि अचानक आवाज आई, ठक। निकाला तो एक निकला बॉक्स। बॉक्स खोला तो उसमें से निकले, बॉक्स संदूक ही होता है, बॉक्स में से निकला संदूक और एक इंसान। तो संदूक में से निकला कपड़ा, उस कपड़े में था तिल चट्टा। अरे ढंग से सुनो तो उसने वो संदूक निकाला, उसमें से जानते हो क्या निकला? तुम लोगों को लालच क्यों आ रही है? निकला उसका है, दिमाग तुम लोगों का पिट रहा है। जैसे ही उसने उसको खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसा क्या निकल गया? नहीं निकलना था, आंखें ही फटनी थी। तो
उसमें चांदी के चम्मच, थाली, कटोरी, बिस्किट्स नहीं, हम जो बोल रहे हैं उतना सुनो ना। चांदी के थाली, चम्मच, कटोरे। उसको अपने दादी माँ की कहानी याद आई, जब उसको उसकी दादी माँ सुनाती थी, बेटा हम लोगों का ये पुराना कस्टम है कि जब भी कोई दिवाली या त्योहार आता है तो हम लोग भगवान के ऊपर क्या करते हैं, जैसे दिवाली में हम लोग चांदी का खरीदते हैं ना सामान, और भगवान को भोग लगाते हैं। तो हमारा ये पुराना कस्टम है, सालों से चला आ रहा है, और हमारे दादा परदादा करते हैं। दादी माँ की कहानियां तो याद थी उसको, लेकिन आज उसने देख लिया कि हाँ ये कस्टम सही में चल रहा था। खुशी के मारे उछल पड़ा, 28 किलो निकाला बाहर, जा करके बेच दिया। इनकम टैक्स का नोटिस आया, ये तो कैपिटल एसेट है, टैक्स लाओ। तो कहा हम गरीब आदमी, टैक्स कहां से दे, पहली बात। दूसरी बात, ये मेरा पर्सनल इफेक्ट है भाई। क्या बोला? पर्सनल इफेक्ट है भाई। घर की थाली चम्मच, मैंने अभी क्या बोला, पर्सनल इफेक्ट है, उस पर टैक्स लगाओगे क्या? थाली चम्मच पर टैक्स लगाओगे क्या? नहीं, कॉमन सेंस है नहीं। तो क्या चांदी की थाली चम्मच और कटोरे पर टैक्स लगेगा क्या? है? नहीं लगेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। अब पूछो क्यों? कल जिस थाली में खाना खाए उसी थाली में आज भी खाओगे। ये जरूरी है क्या कि जिस थाली में पिछले महीने खाना खाया था आज उसी थाली में खा रहे हो सकता है साल भर में एक बार उस थाली में खाना खाते हो, ये कौन बोल दिया कि हम उस पर रेगुलर खाते हो सकता है मेहमान आते हो तो थाली निकलती हो, आज 5 साल हो गए मेहमान कोई आया नहीं दर पे सुनो, बात समझ में आ रही है? डेली का कंजम्पशन होना जरूरी नहीं उन थाली चम्मच और कटोरों का। दैट इज सफिशिएंट टू यूज देम वंस। और ये हमारा कस्टम है, ये हमारा कस्टम है जिसमें हम लोग खाना खाते हैं। गोल्ड का नहीं है, गोल्ड का कस्टम नहीं है कि सोने के थाली, सोने के चम्मच और सोने के बर्तन। चांदी का कस्टम है और उसका निकला भी था चांदी का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पर्सनल इफेक्ट है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। वो दांत दिखाता हुआ चला आया। अब ये कहानी घूमते घूमते पहुंची एक राजा के यहां। उस राजा का नाम था एच महाराजा राणा हेमंत सिंह जी। ये पूरा खानदान का नाम है एच महाराजा राणा हेमंत सिंह जी। इसको ये कहानी सुनाई दी, तुरंत इसने अपने महल के कपाट खोले खजाने के। उसमें बोरे ही बोरे रखे हुए थे, सोने चांदी की गिन्नियां, मतलब सिक्के और बर्तन। ले गया, बेच डाला। इनकम टैक्स का नोटिस आया, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, वही कहानी दोहराया। ये मेरे दादा परदादाओं का कस्टम है कि वो चढ़ाते थे भगवान को और हम उससे भोग लगाते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तेरा केस और उस बनारसी लाल कटारिका का केस अंतर है। इसने कहा क्या? कोर्ट ने कहा उसके यहां चांदी के थाली, कटोरे, चम्मच मिले, वो प्रूफ कर सकता है कि खाना खाया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, जरूरी नहीं रेगुलर यूज हो। तुम प्रूफ करके बताओ, चलो ये करके बताओ कि जो सोने और चांदी की गिन्नियां मिली हैं उसका पर्सनल यूज कैसे करते हो। नहीं समझे? उसका पर्सनल यूज पॉसिबल। और उसके यहां केवल चांदी के मिले थे, तुम्हारे यहां सोने चांदी दोनों के मिले थे, और बर्तन भी तुम्हारे यहां सोने चांदी दोनों के। और तुम तो महाराजा हो, तुम्हारे यहां तो कस्टम यह है कि जनता से लगान वसूलो। तुम कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे कि ये जनता का पैसा नहीं है? नहीं समझे?
ये लगान के तौर पर लोगों से वसूला हुआ पैसा नहीं है। कैसे प्रूफ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। दो टैक्स कैपिटल गेन। अब समझ में आया? दोनों में फर्क समझ में आया? तो एक केस था बनारसी लाल कटारिका का और एक था एच महाराजा राणा हेमंत सिंह जी का। क्लियर हुआ? अब तक जो मैंने पढ़ा है एक बार फिर देख लें। हमने कहा सेक्शन 45 सब सेक्शन 1, एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट शैल बी चार्ज टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द सेम प्रीवियस ईयर इन व्हिच द टैक्स ट्रांसफर टुक प्लेस। ये जो सेंटेंस मैंने बोला है लास्ट में, इन द ईयर इन व्हिच द ट्रांसफर टुक प्लेस, ये इसकी कहानी पूरी 1 या 2 लेक्चर चलेंगी इस एक लाइन की तो बाद में देखेंगे। उसके बाद हमने कहा कि दो डेफिनेशंस को समझना जरूरी है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 14, सेक्शन 2 सब सेक्शन 47। द फर्स्ट वन डेफिनेशन इज ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर मूवेबल और इमूवेबल, वेदर कनेक्टेड विद द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द एसएससी और नॉट। कैपिटल एसेट मींस द सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआईज। कैपिटल एसेट मींस द यूलिप which are not covered under section 1010D and the premium payable in exceeding rupees 2,50,000. Is it clear? कैपिटल एसेट डजन इंक्लूड, क्या क्या शामिल नहीं करेंगे? ये 6 चीजें शामिल नहीं करेंगे। पहला, पर्सनल इफेक्ट्स, स्टॉक इन ट्रेड, एग्रीकल्चरल लैंड, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड, इन चीजों को शामिल नहीं करेंगे। अब आती है बात पर्सनल इफेक्ट में क्या क्या शामिल होता है। पर्सनल इफेक्ट में ये चीजें शामिल नहीं होंगी, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, आर्टवर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, मॉन्स्क्रिप्ट, ये चीजें शामिल नहीं होंगी। हाँ या ना? स्कल्पचर्स भी आएंगे। और ज्वेलरी का मतलब 2 चीजों से बताया गया था। ज्वेलरी में शामिल है ऑर्नामेंट्स एंड नॉन ऑर्नामेंट्स। क्लियर हो गया? चाहे वो किसी कपड़े में, बर्तन में, फर्नीचर में जोड़े गए हों या ना जोड़े गए हों, या इनका मिक्सचर हो, सेमी एंड सेमी प्रीशियस अलॉय। ठीक है ना? अच्छा, ज्वेलरी का हो गया। इसके बाद हमने आपको 2 केस लॉस बताए, एक महाराजा राणा हेमंत सिंह जी का और एक बनारसी लाल कटारी का, दोनों सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है। अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड। किसकी बात करेंगे? थर्ड वन। स्टॉक इन ट्रेड तो समझ में आ गया, पर्सनल इफेक्ट भी समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे हमारी अगर खेती वाली जमीन होगी, एग्रीकल्चरल लैंड होगी, तो उसको कैपिटल एसेट नहीं माना जाता है। बोला है कैपिटल एसेट डजन इंक्लूड एग्रीकल्चरल लैंड। क्या बोला है? एग्रीकल्चरल लैंड को हम लोग कैपिटल एसेट, यानी अगर हम एग्रीकल्चरल लैंड को ट्रांसफर कर दें तो कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। मेरी जमीन जानते हो कहां पे है? कनॉट प्लेस पे। कहां पे है? बिल्कुल जहां मेन सीपी है उसके पीछे घर है सटा हुआ, बिल्कुल इंडिया के टॉप मोस्ट लोकेशन पे ये घर है। ये कनॉट प्लेस का पॉश एरिया है, वहां मेरी जमीन है, ये मेरा घर बना हुआ है और ये हिस्सा हम एग्रीकल्चर, टमाटर बोते हैं, धनिया, ठीक है ना? हाँ, यही सब करो। तो ये हमने किया और हमने सरकार को कहा हम इसको बेच रहे हैं और कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, क्योंकि ये कौन सी एसेट है? ऐसे कैसे? गलत है ना? तो हर आदमी अपने घर की छत पर कर देगा बगिया। तो कहा गया एग्रीकल्चरल लैंड को डिफाइन किया गया विच इज नॉट टू बी सिचुएटेड इन स्पेसिफाइड एरिया, यानी एक स्पेसिफाइड एरिया है, अगर उसके अंदर एग्रीकल्चरल लैंड है उसको हम एग्रीकल्चरल लैंड नहीं मानेंगे। इस एरिया के बाहर कोई एसेट होगी तो हम उसको मानेंगे एग्रीकल्चरल लैंड, बशर्ते उस पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की जाती। यानी एक स्पेसिफाइड एरिया बताया गया, इस पर हम एग्रीकल्चरल लैंड नहीं मानेंगे, यही तो बोला गया। कौन सा बोला गया? देखो वर्ड क्या लिखा हुआ, एग्रीकल्चरल लैंड विच इज नॉट सिचुएटेड इन स्पेसिफाइड एरिया लिखा है ना। तो जो ना सिचुएटेड हो, कहां स्पेसिफाइड, यानी कि स्पेसिफाइड एरिया में अगर कोई जमीन है तो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड नहीं मानी जाएगी, उसको हम अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बोलेंगे और उस पर टैक्स लगता है। बात समझ में आई? अगर सिटी के अंदर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो आप उसको एग्रीकल्चरल लैंड नहीं बोलेंगे टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑन ट्रांसफर ऑफ दैट एग्रीकल्चरल लैंड यू आर नीड टू मेक द पेमेंट ऑफ कैपिटल गेन टैक्स ऑन दैट। आप बच नहीं सकते। चलें, तो कहा गया एग्रीकल्चरल लैंड कैसे पता चलेगा? ये मेरा स्पेस वो है, म्युनिसिपल बोर्ड है, म्युनिसिपल एरिया बोर्ड
कंटोनमेंट बोर्ड, ये उसकी लिमिट्स हैं, और यहां की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, तो ये स्पेसिफाइड एरिया है, लिमिट्स के अंदर है और पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है। म्यूनिसिपल का लिमिट होता है ना, इस शहर में आपका स्वागत है, लिखा रहता है ना, जब एक शहर से दूसरे शहर में जाते हो तो म्यूनिसिपल की लिमिट्स होती हैं, पक्की बात। उस म्यूनिसिपल लिमिट्स तक अगर वहां की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है तो वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं मानी जाएगी, लेकिन अगर कोई जमीन इसके बाहर है तो, और वो 2 किलोमीटर के अंदर है, कितने के अंदर है, और यहां की पॉपुलेशन भले बाहर है, भले लेकिन वहां की पॉपुलेशन 10,000 एक से लेकर के 1,00,000 तक है ये पॉपुलेशन, तो वो जमीन भी हमारी कहलाएगी स्पेसिफाइड लिमिट्स में, स्पेसिफाइड एरिया में है, यानी वो भी हमारी एग्रीकल्चरल लैंड नहीं कहलाएगी। डेंस एरिया है, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं भाई, हाँ या ना, उसको हम एग्रीकल्चरल कैसे बोल दें, नहीं बोलेंगे, भले आप खेती करते हो। क्लियर हुआ। अगर कोई जमीन इस लिमिट से 6 किलोमीटर बाहर है, कितने, और वहां की पॉपुलेशन 1,00,000 से 10,00,000 तक, 1,00,001 से 10,00,000 तक है, तो वो भी क्या कहलाएगी, स्पेसिफाइड एरिया। और उसके अंदर अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड होगी तो उसको हम एग्रीकल्चरल लैंड नहीं मानेंगे, टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स लग जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डेंस एरिया है भाई, ऐसे कैसे माफ कर दें। एरिया बढ़ गया है, म्यूनिसिपल लिमिट्स नहीं बढ़ी, बात समझ में आई, शहर बाहर तक फैल गया है, लिमिट्स नहीं बढ़ी। अच्छा, अगर कोई जमीन 8 किलोमीटर के अंदर है, लिमिट्स के बाहर लेकिन 8 किलोमीटर के, और वहां की पॉपुलेशन 10,00,000 से अधिक है, 10,00,000 लिखते रहे प्लस, ठीक है ना, तो वो भी हमारी स्पेसिफाइड एरिया कहलाएगा। हाँ, इसके बाहर अगर कोई जमीन है, पॉपुलेशन कितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका एग्रीकल्चरल लैंड माना जाएगा। फिर सुनो, सुन लो, अगर कोई मेरी जमीन इस एरिया के अंदर है, सोचना भी मत, कैपिटल एसेट हो जाएगी, इसके बाहर है तो कैपिटल एसेट नहीं होगी, नहीं होगी, पहले तो दिमाग में ये सेट कर लो, नहीं होगी। इसके बाहर अगर कोई जमीन है तो वो कैपिटल एसेट, लेकिन अगर उसका डेंसिटी अधिक है, 2 किलोमीटर के अंदर की डेंसिटी 1,00,000 तक पहुंच गई, 10,000 से ऊपर है, तो भैया ले लो, उसको भी कवर कर लो, कैपिटल एसेट मान ली जाएगी, एग्रीकल्चरल लैंड नहीं माना जाएगा उसको टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 किलोमीटर तक छोड़ दिया या ले लिया, मान लो 2 किलोमीटर तक हमने ले लिया। अगर किसी की जमीन 2 किलोमीटर के बाहर है, दांत दिखा रहा है, भैया दांत मत दिखाओ, 6 किलोमीटर के अंदर है, म्यूनिसिपल लिमिट्स के बाहर, यहां से लिमिट्स के बाहर, यहां से शुरू करेंगे हमेशा 0 से, यहां से 6 किलोमीटर के अंदर है और वहां की पॉपुलेशन 1,00,000 से अधिक और 10,00,000 तक है, बहुत ज्यादा डेंस है, जैसे शहर में होते हैं वैसे ही है, तो हम कैसे एग्रीकल्चरल लैंड मान लें, समझ में आई। और अगर कोई जगह 8 किलोमीटर के अंदर है और पॉपुलेशन हमारी 10,00,000 से अधिक है, तो भी उसको आप एग्रीकल्चरल लैंड नहीं मानेंगे टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, 8 किलोमीटर के बाहर है, जाए तो जमीन कहीं भी हो सकता है, यहाँ की जमीन एग्रीकल्चरल 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 हो, यहाँ की तो हमेशा रहेगी, लेकिन यहाँ की जो जमीन एग्रीकल्चरल होगी डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन। अब बात समझ में आई, क्लियर है। एक क्वेश्चन कर लें दनदनाते हुए, बताओगे जवाब। एक किलोमीटर के अंदर है, लिमिट्स के बाहर 1 किलोमीटर के अंदर, तुम लोग भी ना नकल कर लोगे,
1 किलोमीटर के अंदर है, वहां की पॉपुलेशन 9,000 है, नहीं लेंगे। बाहर अगर है तो 10,000 से 1 लाख होनी चाहिए ना, तो यहां पर आंसर आएगा, यानी एग्रीकल्चरल लैंड है। कन्फर्म? अगर 1.5 किलोमीटर है यानी 2 किलोमीटर के अंदर है, वहां की पॉपुलेशन 12,000 है, 10,000 से ऊपर है ना, ले लो। 2 किलोमीटर है, 11 लाख है, भैया लेना ही है, 10,000 से ऊपर हो गया, सोचना क्या है। 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर के बाहर है तो 1 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन होनी चाहिए, हाँ है ना, नहीं है। 4 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर के अंदर है, 1 लाख से अधिक होनी चाहिए, 10 लाख तक, ले लो। 6 किलोमीटर के अंदर है, 1 लाख से ज्यादा है, सोचना मना है। 6 किलोमीटर है, 8,000 है, भैया नहीं लेंगे। 7 किलोमीटर है, जब 6 किलोमीटर से ज्यादा हो जाता है, 8 किलोमीटर तक, 8 किलोमीटर तक तो 10 लाख से ज्यादा होना चाहिए, नहीं लेंगे। ले लेंगे लास्ट वाला, नहीं लेंगे। 8 किलोमीटर के बाहर तो लेंगे ही नहीं ना, कितनी भी पॉपुलेशन हो। देखो, नो यस नो, नो यस यस, नो यस यस। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन खत्म। अब किस पर जा रहे हैं हम लोग? बेसिक मैंने कहा था 2 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, एक कैपिटल एसेट होना चाहिए और दूसरा ट्रांसफर होना चाहिए। तो कैपिटल एसेट देख लिया, अब जरा ट्रांसफर की बात करते हैं। तुम लोग ट्रांसफर का मतलब क्या समझते हो? एसेट को खरीदना, और ये है ट्रांसफर का मतलब। ट्रांसफर का मतलब केवल खरीदना बेचना नहीं होता, ट्रांसफर मतलब हस्तांतरण करना। कहता है सेल, एक्सचेंज, मैंने आपको एक जमीन दे करके दूसरी जमीन ले ली, एक कार दे करके आपसे फर्नीचर ले लिया, वो भी आपका कैपिटल गेन अराइज होगा, ट्रांसफर कहलाएगा। क्या एक्सचेंज ट्रांसफर में आएगा? केवल सेल नहीं आएगा, एक्सचेंज भी ट्रांसफर में आएगा। और तीसरा है इसमें सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट ऑफ अ कैपिटल एसेट। अब कहोगे ये रेलिंक्विशमेंट क्या है? रेलिंग का मतलब होता है खत्म करना, हटाना। रेलिंक्विशमेंट मीन्स विड्रॉन, हटाना, अबेंडनिंग, छोड़ना, और गिविंग अप, त्याग देना। वेयर एन एसएससी, कई घरों पर देखते हो ना, अबेंडन्ड हाउस, छोड़ा हुआ घर, तो अगर आप रेलिंक्विश करते हो दैट इज ऑल्सो टू बी ट्रीटेड एज अ ट्रांसफर। जैसे एन इंडिविजुअल साइंस अ रेलिंक्विशमेंट एग्रीमेंट टू गिव अप देयर राइट टू अ प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार छोड़ देना, किसी प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार छोड़ देना। अ कंपनी रेलिंक्विशेस इट्स राइट टू अ पेटेंट, मैंने अपना पेटेंट पर राइट छोड़ दिया। अ शेयर होल्डर relinquishes their right to shares in a company, मैंने कंपनी के किसी शेयर्स पर अपना राइट छोड़ दिया। इट मींस दिस इज आल्सो द केस ऑफ द ट्रांसफर। आप वो कैपिटल एसेट अपने यहां से हटा रहे हो, बात खत्म हो गई, दैट इज आल्सो द केस ऑफ द ट्रांसफर। तो पहला बोला गया ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट। दूसरा बोलता है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ अ राइट देयर इन, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट देयर इन। पहला बताया एसेट को ही छोड़ दिया, दूसरा एसेट्स पर मौजूद अपने राइट को हटाना, एसेट्स को भले रखे रहो लेकिन उसके राइट्स छोड़ दो। जैसे अ पर्सन सरेंडर देयर राइट टू अ प्रॉपर्टी, अ कंपनी गिव्स अप इट्स राइट टू अ पेटेंट। सेम लग रहा है, एसेट को हटाना और उसके राइट को हटाना, दोनों में फर्क होता है। मैंने कहा ये मेरी बिल्डिंग है, मैं आज से इसको किराए करता हूं, डिस्पोज ऑफ करता हूं, हटाता हूं, दिस इज द केस ऑफ द ट्रांसफर। हटाना भी क्या है, यहां मैंने गलत लिख दिया है, दोनों राइट वर्ड नहीं यूज करना चाहिए था पहले में। एसेट को हटाना, त्यागना, छोड़ना, बात समझ में आई? वो हमारा कहलाता है रेलिंक्विशमेंट। उस एसेट को हटाने के बजाय मैंने उस पर से अपने राइट छोड़ दिए, ये लो शेयर, आज से ये शेयर तुम्हारा है, इस पर से मैंने अपना डिविडेंड का राइट छोड़ दिया, इनकम का राइट छोड़ दिया। बात समझ में आई? इस एसेट पर अब मेरी ओनरशिप नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने,
खरीदना बेचना तुम्हारी जिम्मेदारी। तो ये है किसी एसेट्स पर अपने राइट छोड़ना। पहला है एसेट्स को छोड़ना, दूसरा है एसेट्स के राइट छोड़ना। दोनों में फर्क समझ में आया? तो पहला कहलाता है ट्रांसफर इंक्लूड्स। ट्रांसफर वर्ड क्या लिखा है आगे? इंक्लूड्स। देखो इंक्लूड्स का मतलब होता है दिस इज योर इंक्लूसिव डेफिनेशन। मालूम है नहीं मालूम है? अच्छा पढ़ाया गया है। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब होता है इन फ्यूचर माइट बी अदर थिंग्स कैन बी कवर्ड और समथिंग में बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस वन डेफिनेशन। कुछ और चीजें आ सकती हैं, डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस। एक्सक्लूसिव डेफिनेशन वो होती है भैया ये फुल एंड फाइनल है, इसके अलावा ना कुछ आ सकता है ना जा सकता है। बात समझ में आई? तो दिस इज इंक्लूसिव डेफिनेशन। तो इसमें कहता है, अब इसमें समय समय पर देखो चेंज होता रहा है कई जगहों पर, तो इसीलिए इंक्लूसिव है। सेल, एक्सचेंज और रेलिंक्विशमेंट। दूसरा एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ अ राइट देयरिन। तीसरा कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। तुम लोग देख रहे होगे सरकार लोगों की जमीनें हैं, लो सड़क बनानी है, हाईवे बनाना है, मेट्रो बनाना है, ये प्रोजेक्ट लगाना है, वो जमीनें जबरदस्ती, प्रॉपर्टीज किसी की जबरदस्ती छीनी जाए तो अब कोर्ट में जाएगा केस, सरकार ये मेरा ट्रांसफर नहीं है। जज से, जज साहब ट्रांसफर नहीं मानेंगे, तो जज कहेंगे क्यों ना माने? कहे ट्रांसफर होने के लिए जरूरी है विलिंग पार्टी सेलर, विलिंग पार्टी बायर होनी चाहिए, विलिंग बायर होना चाहिए, विलिंग सेलर होना चाहिए, तब तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। यही तो पढ़े हो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो यहाँ पर तो मेरी विलिंग है नहीं सेल करने की, खरीदने वाले की विलिंग है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं। ट्रांसफर कैसे मान लोगे जबरदस्ती? तो सरकार ने कहा बिल्कुल मानेंगे, भले ही वो जबरदस्ती छीनी जाए आपसे, उसको हम ट्रांसफर मानेंगे, भले आपकी विलिंग ना हो देने की, लेकिन हम इसको ट्रांसफर मानेंगे। समझ में आई बात? तो ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट, extinguishment of a right therein, compulsory acquisition under law, conversion of a capital asset into stock in trade। क्या बोला मैंने? कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। सर ये क्या बोला है? मेरे पास 50 लाख का स्टॉक था, क्या था? इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? कैपिटल एसेट में। और इस समय इसकी मार्केट वैल्यू है 1 करोड़। बताओ कैपिटल गेन कितने पर लग जाएगा? अरे बताओ ना। 1 करोड़ है, 1 करोड़ का सेल हो जाएगा ना कैपिटल एसेट का, या कैपिटल गेन लगेगा ना? स्टॉक को ट्रांसफर करने पर तो पीजीबीपी लगता है, यहां क्यों कवर कर रहे हो? मैंने कहा कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, मैंने ये नहीं बोला कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट। वो तो तुम लोग वहां पढ़ चुके हो पीजीबीपी में, सेक्शन 28 की चार्जिंग सेक्शन में पढ़े हो, डेफिनेशन में चार्जिंग सेक्शन में देखो ना, फेयर मार्केट वैल्यू कवर किया था। उसके बाद तुम लोगों ने एक्सप्लेनेशन नंबर 43(1) में तुम लोगों ने एक्सप्लेनेशन नंबर 1A देखा था। उस समय तो दांत दिखा दिखा करके बोल रहे थे तैयार है तैयार है, आज क्यों भूल गए? भूल गए ना? तो ये हमारा कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट है, ये पीजीबीपी में कवर होगा। कहां कवर होगा? लेकिन हम बात किस चैप्टर की कर रहे हैं? तो यहां पर अगर 50 लाख की कोई कैपिटल एसेट है, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्टॉक इन ट्रेड में, तो ये कैपिटल गेन में जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर किसका हो रहा है? अब समझ में आई? दोनों में फर्क समझ में आया? तो हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं यहां पर, कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। क्लियर है? मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। अब ये जीरो कूपन बॉन्ड क्या है? ये जीरो कूपन बॉन्ड ZCB देखते हैं थोड़ी देर में। मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, पहला मैंने बताया सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट देयरिन, कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, मैच्योरिटी और रिडेम्पशन, और मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। क्लियर? अब ये देखेंगे इसको जीरो कूपन, चलो बता ही देते हैं जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है। तुम लोग को बताया, हिंट दिया है, 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है जीरो कूपन बॉन्ड, एक होता है डीप डिस्काउंट बॉन्ड। याद आया कुछ? मैच्योरिटी वाला बताया था ना, क्वेश्चन भी करवाया था, 36 लाख रुपए वाला कुछ था, 10,20,000 आया था, डिवाइडेड बाई कितने महीने थे? नहीं याद है, 10,20,000 था ना। तो ये हमारा, हम लोगों ने वहां पर देखा था, वही चीज यहां पर भी है।
कहता है कि अगर आपने, यहां पर हम इसकी बात कर ही नहीं रहे, वहां पर भी मैंने कहा था हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम तो यही बोल रहे हैं हम इसकी बात नहीं कर रहे। अगर आपने जीरो कूपन बॉन्ड की मैच्योरिटी हो गई है, रिडेम्पशन हो रहा है, वो कैपिटल एसेट है, आपके ऊपर कैपिटल गेन, ठीक। कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 टीपीए 1882 टीपीए 1882 के सेक्शन 53A, इनकम टैक्स का सेक्शन नहीं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 53 कैपिटल ए के हिसाब से अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसको भी हम मान लेंगे कैपिटल गेन है। और याद करो, ये मैंने हाउस प्रॉपर्टी में इस तरह का पॉइंट बताया था, डीम्ड ओनर में सेक्शन 27 में। याद आया ना? तो अगर ध्यान से देखो तो सेक्शन 53A मैंने वहां भी बताया था क्या बोलता है, 53A बोलता है कि एक्चुअल रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी का जरूरी नहीं। मान लो ये प्रॉपर्टी मेरी है लेकिन रजिस्ट्री मैंने नहीं कराई, तो क्या प्रॉपर्टी मेरी नहीं है? मैं ही ओनर हूं। एवन मेरे पास चाबी है, पोजेशन है, ये प्रॉपर्टी मेरी है भले ही मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये इनकम टैक्स नहीं बोल रहा, ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट खुद चीख चीख कर बोल रहा है सेक्शन 53A में। Even though I am not the registered owner, but I possesses the property and all the title or ownership, means all the rights, risk and rewards belongs to me of that property. I'll be treated the owner of the asset. क्लियर है? तो अगर मैंने कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, किसी को चाबी दे दी, मैंने कहा लो आज से ये एसेट तुम्हारी, भले ही मैंने उसको उसके नाम नहीं दी, तो भी वो मान लिया जाएगा ट्रांसफर हो गया। चलें, यही चीज मैंने वहां पर भी बताई थी, हाउस प्रॉपर्टी में फिर से आ गया कि मान लो एक जमीन है, मैंने उस समय आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, घर चाहिए 15 लाख में, पूछा था ना? पूछा था ना 15 लाख में घर चाहिए, तो तुम लोगों ने कहा नहीं कहाँ मिलेगा, तो मैंने कहा था आराम से मिल जाएगा। मैंने कहा था तुम 50 लोग 15-15 लाख रुपए दे दो हमको, हम तो सब तुम लोगों को 2 BHK दे देंगे। कितना रुपए बन गया? 15 लोग अगर 50 लोग 15-15 लाख रुपए दें, 7.5 करोड़, 7 करोड़ 50 लाख में जमीन खरीदेंगे हम थोड़ी दूर पर ही 50 लाख में बढ़िया से, और उसमें बिल्डिंग बना लेंगे 7 करोड़ की, नहीं बन जाएगी? कितनी अच्छी बिल्डिंग बनेगी, और सबको दे देंगे प्रॉपर्टी। लेकिन मुझ पर भरोसा कौन करेगा? कहीं मैं तुम लोग का पैसा लेकर भाग गया तो? हाँ, भरोसा क्या है? क्या भरोसा? तो भरोसा जानने के लिए मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, हम एक सोसाइटी बना लेते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं, कंपनी बना लेते हैं, और एक काम करते हैं, इस सोसाइटी में मेंबरशिप रख देते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबरशिप रख देते हैं, कंपनी में शेयर होल्डिंग रख देते हैं। आप हमको पैसा दो, 15-15 लाख रुपए, मेंबर बन जाओ, सब लोग पैसा दो, मेंबर बन जाओ, यहाँ 15 लाख दो और शेयर होल्डर बन जाओ, कंपनी बन गई। हाँ या ना? अब तुम लोग जो हमें पैसा दोगे वो कंपनी में आएगा या सोसाइटी में आएगा, और सोसाइटी में अकेला नहीं देखूंगा, चेयरमैन रहेगा, सेक्रेटरी रहेगा, ट्रेजरर रहेगा, ज्वाइंट अकाउंट बैंक में रहेगा, तो अकेले किसी के दम में नहीं है कि वो पैसा लेकर के फ्रॉड कर जाए, नॉर्मली अगर देखा जाए। तो हुआ क्या, अब वो पैसा किस में आया? सोसाइटी में आया। किस में आया? बैंक 7.5 करोड़, और यहां पर हो गया मेंबर्स, नाम लिख दिया मेंबर्स का ABCDE सबका 15-15। हाँ या ना? बैलेंस शीट बन गई है। अच्छा, उसके बाद मैंने इसमें से क्या खरीदी? जमीन 50 लाख की, बिल्डिंग बनवा ली कितनी? 7 करोड़ की, और तुम लोग को चाबी बांट दी, बात खत्म, मेरी बैलेंस शीट चल रही है। शेयर होल्डिंग के अगेंस्ट एक बिल्डिंग फ्लैट बांट दिया, हो गया काम। एक्चुअल में जमीन किसके नाम से, बिल्डिंग किसके नाम से, मालिक कौन?
मेंबर्स, जिनको वो चाबी, जिनको शेयर होल्डिंग के अगेंस्ट वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर। अब वो ट्रांसफर कर देगा, मान लो हमको कोई फ्लैट मिला है सोसाइटी में, मैंने बेच दिया, सरकार कहेगी टैक्स मेरा थोड़ी है, सोसाइटी से जाकर मांगो। अरे भैया तुम ही रह रहे थे, तुमसे नहीं लेंगे तो किससे लेंगे? तो ट्रांसफर मान लिया जाएगा और टैक्स माना जाएगा डीम्ड ओनर के हिसाब से, ठीक है ना? अब समझ में आया? तो अब जरा देखें क्या है ट्रांसफर की डेफिनेशन। ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज, relinquishment, extinguishment of right, then conversion of a capital asset into a stock in trade, compulsory acquisition under any law, TP Act 1882, और लास्ट वाला मेंबरशिप और कन्वर्जन और मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स। इज इट क्लियर? एक बार शुरू से देख लें सब, पक्का? कैपिटल एसेट की जो चार्जिंग सेक्शन है, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 है, any profit or gain arising from transfer of a capital asset shall be charged to tax under the head capital gain in the same previous year in which the transfer took place। पहला बताया। उसके बाद मैंने कहा कैपिटल एसेट की डेफिनेशन देख लेते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। कैपिटल एसेट मीन्स property of any kind, whether movable or immovable, whether connected with the business or profession of the assessee or not। इसी में ही बताया कैपिटल एसेट इंक्लूड्स, दूसरा मैंने बताया FIIs, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तीसरा मैंने बताया यूलिप, जो सेक्शन 1010D में कवर ना हो और 2.5 लाख रुपए से अधिक का प्रीमियम हो, तो उसको कवर करते हैं कैपिटल एसेट में। नेक्स्ट मैंने बताया कैपिटल एसेट में ये चीजें शामिल नहीं होती हैं। पहला स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा एग्रीकल्चरल लैंड, तीसरा पर्सनल इफेक्ट, नेक्स्ट नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड। ज्वेलरी में 2 चीजें शामिल होती हैं, ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और एनी अदर अलॉय कंटेनिंग वन और मोर प्रीशियस और सेमी प्रीशियस, वेदर और नॉट कंटेनिंग एनी प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन और सीन इनटू एनी वेयरिंग अपीरल और क्लोथ, ठीक। दूसरा मैंने बताया से प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन वेदर वर्कड इनटू एनी फर्नीचर और यूटेंसिल्स और नॉट, दैट्स इट, यही तो बताया। पर्सनल इफेक्ट, पर्सनल इफेक्ट में शामिल क्या क्या नहीं होगा? ज्वेलरी बता दिया। पर्सनल इफेक्ट में शामिल क्या क्या नहीं होगा? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्ट वर्क, ये चीजें शामिल। पेंटिंग वगैरह आ गया नहीं होगा? बोलो। अच्छा, इसके बाद मैंने बताया ट्रांसफर की डेफिनेशन, एग्रीकल्चरल लैंड, सॉरी एग्रीकल्चरल लैंड मैंने बताया एग्रीकल्चरल विच इज नॉट सिचुएटेड इन स्पेसिफाइड एरिया। नॉट सिचुएटेड इन स्पेसिफाइड एरिया में कौन कौन सी एरिया माना जाएगा? शहर के अंदर है अगर वो म्यूनिसिपल एरिया में है, प्लस 10,000 से ज्यादा की पॉपुलेशन है तो हमारा शहर में माना जाएगा। हम ये बोल रहे हैं शहर में माना जाएगा, तो मान लो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं, 2 किलोमीटर बाहर है लेकिन पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा 1 लाख तक है तो शहर में माना जाएगा। 6 किलोमीटर के अंदर है, 1 लाख से ज्यादा 10 लाख तक की पॉपुलेशन है तो शहर में माना जाएगा। 8 किलोमीटर के अंदर है, 10 लाख से अधिक की पॉपुलेशन है तो शहर में माना जाएगा। 8 किलोमीटर के बाहर है तो उसको छोड़ दो। तुम लोगों में से किसी ने ये नहीं पूछा था कंटोनमेंट बोर्ड क्या होता है? रह जाता। जिस जिस शहर में एयरफोर्स होता है, एयरपोर्ट होता है, वहां उनकी लिमिट्स तय होती हैं कि यहाँ पर बिल्डिंग की ऊंचाई इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उनका कंटोनमेंट बोर्ड्स होता है, ठीक है ना? तो कंटोनमेंट बोर्ड है, म्यूनिसिपल बोर्ड है, म्यूनिसिपल एरिया है, ये चीज याद रखना, ठीक। अच्छा, ट्रांसफर में क्या क्या शामिल होता है? ट्रांसफर इंक्लूड्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, सेल, एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, देन कन्वर्जन ऑफ अ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ट्रांस कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड और रिडेम्पशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 53A और शेयर होल्डिंग के अगेंस्ट अलॉटमेंट या मेंबरशिप के अगेंस्ट अलॉटमेंट, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सोसाइटी हो या कंपनी हो। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये दोनों केस लॉस मैंने बता दिए। एक चीज याद रखना, केस लॉ नंबर 3, अनारकली, सलीम अनारकली नहीं, अनारकली सारा भाई, ये केस लॉ है और बहुत ही बढ़िया केस लॉ है, याद रखना, बार बार काम आएगा। बीच बीच में हम बार बार बोलते रहेंगे, देखो अनारकली सारा भाई ने क्या बोला था केस लॉ में, अनारकली सारा भाई के केस लॉ में कोर्ट ने क्या बोला था, सुनो। Redemption of preference share is also amount to transfer. Okay.
मेरे पास किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर हैं, अभी मैं नहीं समझ में आएगा टोटल, चूंकि केस लो हमने दे दिया है तो हम उसको पढ़ा देना ताकि बाद में स्किप ना हो। प्रेफरेंस शेयर है मेरे पास, और तुम लोग को मालूम है इंडिया में कोई कंपनी नॉन रेडीमेबल या इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। इन इंडिया ओनली रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैन बी इशूड, यस और नो। तो अगर कोई कंपनी रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है तो इन फ्यूचर कंपनी अपने शेयर वापस ले लेगी और वापस कर देगी कैश। आज की डेट में हमने आपसे कैश लिया, आपको शेयर दिया, फ्यूचर में आपसे शेयर वापस लेंगे, आपको कैश वापस कर देंगे। अब बात समझ में आई? तो ये जो रेडेम्पशन होता है ना, ये भी कहलाता है रेडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, हमारा कैपिटल एसेट का रेडेम्पशन है। कैपिटल एसेट गई, क्योंकि मेरे पास एक राइट था, शेयर होल्डिंग थी, मेरे पास राइट था, मेरे पास कैपिटल एसेट थी। अब अगर कंपनी ने उसको रेडीम करना ही करना है, हमको पहले से ही मालूम है, तो वो जब रेडीम्शन होगा तो वो भी क्या माना जाएगा? कैपिटल एसेट। तो कहता है द एसएससी कहता है व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर redeemed by the company the shareholder has to abandon or surrender his right in shares in order to get the money back. That's why it's a relinquishment, जिसमें एसेट छोड़ी जा रही है, which amount to transfer and result in capital gain. क्लियर है? किसमें बोला गया था? अनारकली साहब, सेक्शन 46। अब जो दो सेक्शन चलेंगे तुम लोगों के, कौन कौन से? हम इसकी बात 2 मिनट के लिए नहीं कर रहे, ठीक है? सेक्शन 46 ये पूरा का पूरा तुम लोग का 2 लेक्चर लेकर गायब होगा, और नियर अबाउट 30 से 32 लिस्ट है, मतलब पॉइंट्स हैं। याद रहेगा, चिंता ना करो, टेंशन नहीं लेने का, डोंट वरी। काहे काहे 32-33 पॉइंट हैं। हाँ सुन लो, क्या मैंने बोला? 32 दांत हैं, क्या बोला? अच्छा 32 पॉइंट्स हैं, 32 33। ये सारे पॉइंट्स आप लोग को दिमाग में सेट रखने हैं, रटने नहीं है, सेट रखने। वो अपने आप रटा जाएगा, चिंता ना करो, साथ साथ रहोगे तो रटा जाएगा, बीमार होने की जरूरत नहीं है। हर चीज ट्रांसफर मान लो, मतलब नहीं समझ में आ रही बात ना? कहा गया एक एसेट एक जगह से दूसरी जगह गई, ट्रांसफर मान ले, बोलो हाँ, अरे बोलो ना हाँ। सेल है, एक्सचेंज है, रिलिंक्विशमेंट है, एक्सटिंग्विशमेंट है, हाँ ना? कन्वर्जन है, कंपल्सरी एक्विजिशन है, ट्रांसफर है कि नहीं? अब मैं तुम लोग के सामने एक बात बोलूं, मेरा एक दोस्त है बड़ा दयालु है, उसने अपना घर हमें गिफ्ट कर दिया। उसके कुछ दिन बाद वो गाना गाने लगा, हमसे का भूल हुई जो ई सजा हमका मिली। क्या बोल रहा है? हमसे क्या? अरे बेटा बहुत बड़ी भूल हुई, तुमने कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर दिया। तुमने तो सोचा था हमको बर्थडे गिफ्ट देंगे, सरकार ने तुमसे एक अच्छा खासा टैक्स ले लिया इस पर, लाखों रुपए का। बात समझ में आ रही है? ट्रांसफर मान लें, कितना गलत है। गिफ्ट देना गुनाह है क्या? करे हाँ, गिफ्ट देना गुनाह है क्या? नहीं, नहीं, गिफ्ट दे सकते हो। हाँ, लेना किस हद तक गुनाह है वो सेक्शन 56 में हम लोग बात करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, वहां बात करेंगे। अभी अभी फिलहाल, क्या गिफ्ट देना गुनाह है क्या? माफ करो ना इसको, हटाओ। कौन बोलेगा कि नहीं है ये गिफ्ट ट्रांसफर? सेक्शन 47। अगर सेक्शन 47 ना होता तो शायद लोगों का दुनिया के भरोसा उठ गया होता, गिफ्ट ना देते ना लेते। अब समझे? तो सेक्शन 47 कहता है मैं हूं ना माफ करने वाला। है ट्रांसफर, कैपिटल एसेट है, ट्रांसफर हुआ है, इसने अपना राइट छोड़ दिया है, रेलिंक्विश कर दिया राइट, ले लो टैक्स इस पर। अरे ऐसे कैसे? सेक्शन 47 हमारे आगे खड़ा हो गया सुनील शेट्टी की तरह, कहता है नहीं लेने देंगे, अगर कोई टैक्स मांगेगा तो मेरी
लाश पर से होगा नहीं लगेगा टैक्स। इस तरह के ट्रांजैक्शंस को माफ करने के लिए कौन आया? सेक्शन 47। एक घर है जिसमें 2 भाई 2 बहन हैं, आपस में हो गई मुक्का मक, लड़ाई झगड़ा, और प्रॉपर्टी का हो गया पार्टीशन। हाँ या ना? बाप दादाओं की प्रॉपर्टी थी 50 करोड़ की, इसके हाथ में आया 12.5 करोड़, इसके हाथ में आया 12.5 करोड़, इसके हाथ में आया 12.5 करोड़, इसके हाथ में आया 12.5 करोड़। सरकार ने कहा टैक्स दे दो 50 करोड़ पर 30% ले लो 15 करोड़। अब घर का बंटवारा करना भी गुनाह हो गया क्या? बोलो, अपने घर में ही प्रॉपर्टीज को बांटना गुनाह है क्या? कौन आया बीच में रोकने? किस तरह? अच्छा अब समझ में आई मेरी बात? आखिर सेक्शन 47 आया क्यों? इसीलिए आया, और एक दो लिस्ट नहीं है, मोर देन 30 है। चलें, हिंट देंगे, चिंता ना करो, बीमार मत होना आज, हम इतना नहीं तुम लोगों के ऊपर जुल्म करेंगे। पहले हम सेक्शन 46 पढ़ लेते हैं। दिस इज जस्ट लाइक योर सेक्शन 47। कंसेप्ट समझ में आया? सेक्शन 46 इज अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, और सेक्शन 47 अलग है लिस्ट के साथ। सेक्शन 47 में पूरा टॉपिक अलग चलता है, आधे घंटे का, ठीक है ना, टेक्स्ट स्टेटमेंट। तो उसको हम 2 लाइन पढ़ करके पहले खत्म कर देते हैं। अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में गई है, सेक्शन 46 कहता है अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन में गई है और लिक्विडेशन में जाने के बाद उसने अपनी एसेट्स को बांटा है शेयर होल्डर्स को, बटा ऑब्वियस है बांटेगी, शेयर होल्डर लेंगे ना पैसा अपना। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। मान लो आपका किसी कंपनी में 1 लाख रुपए का शेयर था, कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, आपको कैश मिला 1.5 लाख रुपए, क्या ट्रांसफर मान लोगे? हैं? हाँ या ना? हाँ, पूछो क्यों? एसेट के डिस्ट्रीब्यूशन का होता है, कैश का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मालूम। अगर एसेट के बदले एसेट मिली तो बाहर में जाए, छोड़। बस इतना याद रखो, हम लोग पढ़ेंगे इसके लिए पूरा, अभी दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं इस टॉपिक पर। अगर किसी कंपनी का लिक्विडेशन होता है और एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स अमंग्स द शेयर होल्डर, हाँ या ना, what the asset of the company, if the company distributes its asset to the shareholders at the time of the liquidation, that would not be treated as a transfer, that's it। कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, बशर्ते एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, कैश का। अब क्लियर हुआ? खत्म करें, आगे चलते हैं। सेक्शन 47 ये कहता है these are the transactions which are not to be treated as transfer। उल्टा बोलूं, these are the transfers not to be regarded as transfer। ट्रांसफर तो है लेकिन ट्रांसफर मानेंगे नहीं। अब समझ में आई बात? और मैंने कहा था कैपिटल गेन अराइज होने के लिए कितनी चीजें चाहिए? कैपिटल एसेट, और अगर ये दोनों हैं तो क्या लग जाएगा? ये है ये नहीं है तो कैपिटल गेन, ये नहीं है ये है तो कैपिटल गेन। अब ये तो तय है कि अगर घर का पार्टीशन हो रहा है तो कैपिटल एसेट तो जा रही है, ये कोई नहीं कह सकता कैपिटल एसेट नहीं जा रही। तो सरकार ने कहा ठीक है, माफ करना है ना, ट्रांसफर हो रहा है, हम मान लेंगे ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, सीधी सी बात। क्योंकि कैपिटल एसेट तो हम लोग को जो पढ़ना था पढ़ लिया, तो सरकार उसमें बटेफ नहीं कर सकती, हाँ या ना। अब सरकार के पास बचा क्या चारा, किसको हटाने के लिए? ट्रांसफर। कि these are the transfers but basically we will not treat them as a transfer, these are the transfers not regarded as transfer, transactions which are not to be regarded as transfers। क्लियर है? हम इनको ट्रांसफर मानेंगे ही नहीं तो कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा, क्योंकि दोनों शर्त पूरी होनी जरूरी है। जब एक शर्त को हम खुद हटा दे रहे हैं तो फिर कैपिटल गेन अराइज नहीं। समझ में आई बात? आ रही है नहीं आ रही है? दिमाग खत्म हो गया है? पहला, अगर पार्टीशन हो जाए घर का, HUF का, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्टीशन हो जाए,
तो पार्टीशन पर जब एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा हम उसको कैप ट्रांसफर नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे? ट्रांसफर नहीं मानेंगे। आसानी से समझ में आ गया। दूसरा, अगर गिफ्ट है, विल है या इरिवोकेबल ट्रस्ट के थ्रू ट्रांसफर है तो उसको भी ट्रांसफर, गिफ्ट है ट्रांसफर मत मानो। क्या दिक्कत है? कैपिटल एसेट तो गई, मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट कर दी, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि कैपिटल एसेट नहीं गई? कैपिटल एसेट तो गई। हम अब ये रोक सकते हैं कि इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, टैक्स नहीं लगेगा। यानी अगर हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो टैक्स, कोई आदमी मर रहा है, मरते समय उसने विल लिखी, मैं अपने बच्चों को ये ट्रांसफर कर रहा हूं, तो टैक्स लगा दें उस पर, कैपिटल गेन बना दें। क्लियर हुआ? इर्रिवोकेबल दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है रिवोकेबल, एक होता है इर्रिवोकेबल। रिवोकेबल मतलब खंडनीय, जिसको तोड़ा जा सके। इर्रिवोकेबल मतलब अखंडनीय, जिसको तोड़ा ना जा सके। तो ऐसी इसमें कौन सी बात है खंडनीय और अखंडनीय? अगर मैं आपको कोई एसेट ट्रांसफर कर रहा हूं, आई एम नॉट गिविंग इट टू यू अ गिफ्ट, मैं गिफ्ट की तरह नहीं दे रहा हूं, मैं विल की तरह भी नहीं दे रहा हूं। मैंने कहा ये लो जमीन, आज के बाद ये जमीन तुम्हारी, जब तक तुम जिंदा हो ये एसेट तुम्हारी, जब तक तुम जिंदा हो। यानी सामने वाला जब एक्सपायर करेगा तो ये एसेट वापस मेरे पास आ जाएगी। एक जीता जागता उदाहरण बताएं। तुम लोग के शहर में एडी कॉलेज है, सुना है ना? वो ट्रस्ट पर है एडी कॉलेज। तो चूंकि मेरे दोस्त का है तो हमें उसकी स्टोरी मालूम है। तो उन्होंने, वो उनके दादा परदादा ने, जिनका नाम अयोध्या दास था, जिनका नाम ही है एडी, एडी मतलब अयोध्या दास, तो उनके दादा परदादाओं ने वो जमीन कॉलेज को ट्रस्ट के नाम पर दे दी, ठीक, और कहा ये जब तक तुम्हारे हाथ में, जब तक ये सेफ है, जिस दिन ये बिल्डिंग गिरेगी ना कॉलेज की, ये वापस हमारे पास आ जाएगी। और कॉलेज वाले इतने चालाक, अंदर अंदर से हमेशा कंस्ट्रक्शन का गिरने ही नहीं देते, और इनके अब बच्चे बनाते हैं वो जल्दी बिल्डिंग गिरे वो कभी बिल्डिंग गिरने नहीं देते, नई पे नई बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं उसमें। अब बात समझ में आई? इसको हम कहते हैं इर्रिवोकेबल ट्रस्ट। क्लियर हुआ? रिवोकेबल का मतलब क्या होता है? रिवोकेबल का मतलब है ये जमीन लो, 5 साल बाद वापस दे देना। ये जमीन लो, जितना कमाओगे उसका 10% हमको देते रहना। ये जमीन लो, बेचना मत। ये जमीन लो, मेरे बच्चे को 50,000 ट्रांसफर करते रहना हर महीने। मतलब उस पर मैंने कुछ ना कुछ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना अधिकार जमा रखा है, चाहे उसकी इनकम पर, चाहे उस एसेट्स के राइट पर। कुछ ज्यादा हो गया? अच्छा, मतलब है ताकत। पहला मैंने क्या बोला? रिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है? जिसको हम तोड़ सके। मैंने आपको जमीन दी, इसका मतलब वो जमीन हम वापस ले सकते हैं, या तो जमीन या उसकी इनकम पर अपना कुछ ना कुछ हक रखें। दिस इज नोन एज रिवोकेबल ट्रांसफर। इर्रिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है सेठ जी? इर्रिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है? हाँ, नहीं ले सकते। लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी आप उसको रिवोक नहीं कर सकते। लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशियरी आप उसको रिवोक, देखो, अच्छा नीचे कहीं लिखा होगा, आ जाएगा, चिंता नहीं करना। हो गया ना? तो पहला मैंने बताया पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, दूसरा मैंने बताया गिफ्ट, विल और इर्रिवोकेबल ट्रस्ट। यहां से हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। यहीं से आपका ब्लड प्रेशर नीचे का नीचे, ऊपर का ऊपर रहेगा। केवल कंसेप्ट समझाना था कि सेक्शन 47 आखिर बीच में आया क्यों, सुनील शेट्टी क्यों बन रही बार बार। थैंक यू बच्चों।